बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज सबसे पहले खबर शामिल करने की बजाय नए साल की खुशी में सबसे पहले आपके सामने लतीफ़े शामिल करते हैं। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि सीरियस व्लॉग में लतीफ़ों का जिक्र कहाँ से आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई हफीज़ुर रहमान ने आपके लिए इंतज़ाम किए हैं। हफीज़ुर रहमान कौन है? मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, चेयरमैन पीटीए। उन्होंने आज पूरी कौम को नए साल के पहले दिन लतीफ़े सुनाकर खुश करने की कोशिश की है। ये लतीफ़े भी उन्होंने घर में या ड्राइंग रूम में या ऑफिस में बैठ के नहीं सुनाए, बल्कि उन्होंने ये सुनाए हैं पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी है उसमें जाके। आपने अपनी ज़रा कुर्सी को थाम के बैठ के ये लतीफ़ा सुनना है, क्योंकि फ़ौज से रिटायर्ड है, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि रोज़गार के गम होते हैं, इसलिए उनको दोबारा से अपॉइंटमेंट किया गया चौधरी साहब की तरफ से, और अब वो पीटीए के चेयरमैन हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, हम उन्हें प्यार से पाफीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आपको इस खबर के बाद समझ आ जाएगी। पाफीज़ ने आज पार्लियामेंट की कायमा कमेटी को या उनके सामने ये लतीफ़ा सुनाया कि मुझे तो पता ही नहीं कि इंटरनेट बंद करना कोई जुर्म है। उन्होंने कहा कि अगर ये जुर्म है तो हमें पहले बता देते ताकि हम बंद ही ना करवाते। हमें तो आज आपसे पता चल रहा है कि इंटरनेट बंद करना जो है वो जुर्म है। ये किसका कहना है? ये मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब का है, जिन्हें हम प्यार से इसी वजह से, उनकी इन्हीं बातों की वजह से पाफीज़ कहते हैं। तो पाफीज़ साहब आज गए पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी है उसके सामने। वहाँ पर आईटी की मिनिस्ट्री भी थी और वहाँ पर पीटीए भी था, और जो उसके अंदर मेंबरान थे, सेनेटर्स थे, वो सवालात पूछ रहे थे कि ये आपने इंटरनेट क्यों इतना बंद कर दिया है। चलें, यूट्यूब आपने उसके ऊपर तो आपको पता ही है कि आप हमारे जब वीलॉग देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, और एक्स को मुकम्मल ही बैन किया हुआ है। लेकिन अब तो लोग व्हाट्सएप पर जो ज़रूरी वॉइस नोट्स भेजने हैं, कोई लोग काम करते हैं। अब आप सारी वीडियोज़ जो हैं वो गानों की या दूसरी नहीं होती। वेंडर्स काम करते हैं, बेचारे कारपेंटर्स काम करते हैं, और दूसरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें लोग तस्वीर लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, वो भेजते हैं, डायरेक्शंस लेते हैं, काम होता हुआ दिखाते हैं। लोग जगह जगह पर जहाँ भी वो अपने ऑफिस की तरफ से भेजे जाते हैं, उस जो साइट होती है उसकी तस्वीर लेके वापस ऑफिस में जमा करवानी है, और बीसियों काम है जो लोगों के अब टेक्नोलॉजी की मदद से चलते हैं। तो आज सेनेटर्स ने पाहफीज से पूछा कि जनाब आली, ये जो आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, इससे पूरी ज़िंदगी बंद पड़ी है, तो ये आप क्यों करते हैं? उन्होंने कहा हमें तो हुकूमत ख़त लिखती है तो हम बंद कर देते हैं। उसमें से एक सेनेटर साहब ने कहा कि ये कहीं भी आइन में नहीं लिखा कि आप ऐसे इंटरनेट बंद कर सकते हैं या कोई आपसे करवा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हुकूमत हमसे इंटरनेट बंद करवा रही है, और जब हुकूमत ख़त लिखती है हम इंटरनेट बंद करवा देते हैं। पाहफीज़ ने वही किया जो नवाज़ शरीफ साहब के बेटे ने किया था। याद है आपको, हामिद मीर के शो पर उन्होंने पनामा लीक्स के बाद आकर ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं और इसकी बेनिफिशरी हमारी बाजी भी हैं। याद है आपको, उससे पहले बाजी कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो हुसैन नवाज थे उन्होंने खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह कहकर टेलीविज़न पर शरीफ ख़ानदान को खुद ही झूठा साबित कर दिया था। आज पाहफीज़ ने भी, आप उसमें उनकी सादगी कहें, आप बेवकूफ़ी कहना है, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे, मेरे तो वो पाहफीज़ हैं। तो पाहफीज़ ने आज अपनी तरफ ही गोल कर दिया। उन्होंने कायमा कमेटी में ये भी बताया कि जनाब ये सिर्फ आम दिनों पर ही इंटरनेट नहीं बंद होता रहा, हमने तो इलेक्शन पे भी बंद किया था। उन्होंने कहा अगर गैर कानूनी था इंटरनेट बंद करना तो फिर इलेक्शन पे बंद क्यों करवाया गया था। और उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें बार बार ख़त लिखती है, हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आए दिन हुकूमत बता देती है कि ये, या चौधरी साहब फैला देते हैं खबर कि ये शार्क ने पाकिस्तान की इंटरनेट की केबल काट ली, खा ली, तो क्या ये वाकई शार्क जो है ये इंटरनेट की केबल को खाती है, काटती है? तो उन्होंने कहा नहीं, शार्क ये काम नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ पाहफीज़ कर सकता है, और पाहफीज़ कर सकता है जब उनके पास ये ख़त आया हुकूमत की तरफ से। तो पाहफीज़ फिर समंदर में जांगिया पहनते हैं। आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचें, पाहफीज़ को जांगिया पहना हुआ है, काली ऐनक लगाई हुई है, समंदर के किनारे पहले खड़े होते हैं, फिर छलांग मारते हैं, फिर अंदर केबल ढूंढते हैं और फिर दांतों से काट देते हैं। तो इस तरीके से पाहफीज़ जो है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हम इंटरनेट बंद कर सकते हैं, केबल नहीं काट सकती शार्क। तो एक तो आज ये भी, लेकिन साथ उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के पास 5 केबल्स हैं, पहले कहते थे 7 हैं, आज पता चला 5 हैं, और उन्होंने कहा कि नई केबल्स पर काम शुरू हो गया है, तो हमें इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए और केबल्स ऐड करनी है। ये तो पाहफीज़ लफाजी कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड आज से चंद महीने पहले या 1 साल पहले तक भी तो ठीक ही चल रही थी ना। ये अचानक इंटरनेट की तारों को क्या गर्म कर दिया पाहफीज़ ने कि अब वो नहीं चल रही। लेकिन आज का जो लतीफ़ा था वो यही था कि पार्लियामेंट की ब्रीफिंग के अंदर पाहफीज़ बेचारों ने आकर बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गैर कानूनी है, मैं तो ऐसे ही बंद करता रहा इसे। और फिर साथ मेरा ख्याल एक जुमला और भी कहा कि हमें ये भी नहीं पता कि इसका नुकसान क्या होता है। ये वाला जो जुमला है ये रिपोर्ट नहीं हुआ, ये मुझे किसी रिपोर्टर ने बताया, ये एक जुमला, इसलिए मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता कि ये बोला है कि नहीं। लेकिन अगर बोला है तो फिर क्या ही बात है कि अगर पीटीए के चेयरमैन को नहीं पता कि इससे नुकसान होता है कि नहीं, और वो शख्स मेजर जनरल रिटायर्ड हुआ हो आर्मी से, तो मैंने फिर इस सारी बात को देख के जो कुछ इन्होंने किया है, और इसमें
पाफीज़ का जो माइंड सेट है कि उनसे पूछा कि आप ये इंटरनेट क्यों बंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पीछे से ख़त आता है, हम आगे बंद कर देते हैं। मतलब इनको चेयरमैन पीटीए लगाया, ये वापस ख़त नहीं लिखते कि इससे पूरी दुनिया में जगहसाई होगी, क्या क्या चीज़ें इंटरप्ट होंगी, पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये ना कीजिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये अपना माइंड अप्लाई नहीं करते, ये संतरी बादशाह बने हुए हैं कि किसी ने आगे कहा गेट खोल दो तो इन्होंने खोल दिया, किसी ने कहा बंद कर दो तो इन्होंने बंद कर दिया। तो हजूर अगर ये काम है तो फिर किसी गरीब आदमी को जो बेचारा अनपढ़ भी है गाँव से, उसको ला के चेयरमैन पीटीए बनाते हैं जब माइंड ही अप्लाई नहीं करना। खत आया करेगा, वो अगर अंग्रेजी में खत नहीं भी पढ़ सकेगा, वो घंटी बजाएगा, जब कासद अंदर आएगा तो वो उसको खत पकड़ाएगा और उसको कहेगा कि भाई ये जो खत में लिखा है ना, ये इंप्लीमेंट कर दो। अगर हाफिज साहब आपका यही काम है तो फिर किसी गांव वाले को नौकरी दें जो पढ़ा लिखा नहीं है। और दूसरी आप ये सोचें कि इस माइंडसेट के साथ हाफिज जो है वो मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंचे हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अच्छा, तीसरी बात, अब हमारा मशवरा है कौम के नाम। मेरा मशवरा ये है कि एक फ़ंड कायम किया जाए जिसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ। हस्बे तौफीक तमाम पाकिस्तानी उसमें कंट्रीब्यूट करें और ऐसे तमाम लोग जो रिटायर्ड होते हैं लेकिन उसके बावजूद रोज़गार की तलाश में होते हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए, उसके बावजूद गुजारा नहीं होता, तो उनको फिर घर बैठे हम ये तनख्वाह दे सकें। क्योंकि पाफीज़ की तरह अगर आप उन्हें दफ्तरों में घुसा देंगे तो वो तो बहुत नुकसान करते हैं। और आपके सामने है जो नुकसान पाफीज़ कर रहे हैं कि ना माइंड अप्लाई करते हैं, ना उन्हें रीजनिंग का पता है, ना कोई जस्टिफिकेशन है, ना बैकग्राउंड है, बस यस सर, वो जो उनकी ट्रेनिंग हुई है कि जो ऊपर से ऑर्डर आया यस सर सही आया या गलत आया, उसमें माइंड अप्लाई नहीं करना, वही काम वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक आज चीज़ें पता चली हैं और पता चला है कि हम इसमें भी नंबर 1 बनने वाले हैं, इंटरनेट की स्पीड में भी और बंद करने में भी। बस करीब करीब है, हमने आपको बताया था कि म्यांमार जो है वो नंबर 1 है, उसके बाद हम हैं, बस करीब करीब हैं। थोड़ा सा और काम रह गया तो हम कर देंगे। 1831 घंटे, 1831, 1831, ये है नंबर उन घंटों का जो 2024 में इंटरनेट बंद रहा। ये बनते हैं 76 दिन, 77 डेज, ये बनते हैं तकरीबन 2.5 पौने 3 महीने। तो पाकिस्तान में 9.25 या 9.5 महीने सिर्फ पाकिस्तानियों को इंटरनेट मिला है, बाकी तमाम टाइम इंटरनेट बंद रहा है। तो ये हाफिज़ का कारनामा है और मेरे ख्याल में तो आप हाफिज़ को इस पोजीशन से रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि आज जो उनकी परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट की कायमा कमेटी में, करेंगे वो नहीं अल्लाह के करम से, लेकिन आज उनकी जो पोजीशनिंग है वहाँ पर और जो बातें उन्होंने की हैं, जो उन्होंने मज़े का खेज़ बातें की और अपना और अपने इस पोजीशन का मजाक उड़वाया है, वो समझ से बाहर। अच्छा जी, दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं। ये पहला नतीजा है 1 मई, वो तो लतीफ़ा था पहला, ये आज पहला नतीजा है आपके नाम। पहली खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई है जो यकीनी तौर पर एक खुशखबरी है। पीबी बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली की ये सीट है 45, यहाँ से जितवाया गया था मोहम्मद अली जातक को। पीपल्स पार्टी के हैं ये, पीटीआई के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि आज 1 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसका फैसला जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने लिखा, उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन की चोरी को नंगा कर दिया है। तफसीली फैसले के अंदर उन्होंने वो कुछ लिख डाला है कि अब सबके सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टैंप हो गया कि किस तरीके से जस्टिस लानत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने मिलकर धांधली की। इस फैसले में मेरा ख्याल जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट को हरवाया गया था, मोहम्मद अली जातक को धोखाधड़ी से जितवाया गया था। ये बलूचिस्तान असम्बली की जो हल्का है 45 है और ये वजीर भी थे मोहम्मद अली जातक। आज इनके जीतने का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और साथ डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर भी इसमें शामिल था और मोहम्मद अली जातक जो जाली तरीके से जीतने वाले उम्मीदवार थे, फॉर्म 45 को बदलकर फॉर्म 47 पर, उन्होंने कहा कि इन्होंने फॉर्म 45 पर कटिंग की, मर्जी से हिंसे ऐड किए। अगर कहीं पर 30 लिखा था तो उसके साथ 3 लिख दिया, 330 हो गया। अगर किसी पर कोई और चीज़ तो एक हिंसा ऐड करके वोट सैकड़ों में बना लिए, जिस शख्स के वोट सैकड़ों में थे वो हज़ारों में बना लिए एक हिंसा ऐड करके। मतलब अगर 130 लिखा था तो साथ 5 ऐड कर दिया, 5130 बन गया। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके ऑब्जर्वेशन दी कि किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपना रोल प्ले किया, किस तरीके से मोहम्मद अली जातक ने जो फॉर्म 45 जमा करवाए उन्होंने कटिंग कैसे की और किस तरीके से अदालत को भी इसमें जाहिर है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अदालत ने तो नहीं लिखा, हम ही कह रहे हैं। और इसमें इलेक्शन कमीशन का जो रिटर्निंग ऑफिसर का इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पहला केस था जो यहाँ तक पहुँचा अभी 8 फरवरी का, और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने निज़ाम को नंगा करके रख दिया है कि किस तरीके से 8 फरवरी को चोरी की गई और ये तमाम लूट की गई पाकिस्तान में इलेक्शन की। अब आप समझिए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा क्यों किया गया है और नए जजेस लाने की तैयारियां क्यों की जा रही हैं, क्योंकि मकसद ये है कि ऐसा कोई केस किसी इंडिपेंडेंट जज के सामने ना लग जाए। सोचिए बाजी मरियम के हल्के का केस अगर इंडिपेंडेंट जज के सामने लग जाए, सोचिए नवाज शरीफ का केस अगर लग जाए, बाकी 20 केसेस हैं वो लग जाए, तो क्या बनेगा इन सब का। ये तमाम में मोहम्मद अली जातक ने जो किया वो तो कुछ भी नहीं किया होगा जो इन्होंने किया हुआ है। तो ये वो वजह है कि चौधरी साहब किसी सूरत नहीं लेना चाहते रिस्क कि वो किसी भी सूरत वो सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंटली इसकी इन्वेस्टिगेट करने दें। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है आज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साल के पहले दिन इलेक्शन में हुई धांधली और चोरी को आज मुकम्मल तौर पर बेआबरू किया है।
अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो है शहबाज शरीफ साहब। एक तो आपको पता ही है कि पूरे मुल्क में इस टाइम उनकी मीम बनी हुई है, वो करके वो जो एहतजाज का तरीका बता रहे हैं, मतलब उनको देखने के बाद आपको समझ आ जाती है कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को कोई भी जो बंदा मेंटली स्टेबल हो, जो इमोशनली स्टेबल हो, जो बंदा सही तरीके से सोचता हो, बात करता हो, वो नहीं चाहिए। उन्हें ऐसे जोकर और नमूने चाहिए जो शहबाज शरीफ हैं। लेकिन इन्होंने एक ट्वीट किया और आपको ये तो पता ही है कि ट्विटर एक्स जो है वो पाकिस्तान में ब्लॉक है, वीपीएन लगाकर जाहिर है शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और उसमें कहा कि व्हाट अ रिमार्केबल ईयर, और हमने बुलंदियों को छुआ और हमारी बहुत कामयाबियाँ हैं। लेकिन उसमें एक लाइन बड़ी मज़े की, उसमें उन्होंने बहुत ही फ़ख्र के साथ ये कहा कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जब 2022 में 9 अप्रैल को इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया तो जीडीपी का ग्रोथ रेट जो था वो 6% से प्लस में था। आज मेरी टीम ने आज मुझे बताया है कि मैं लगातार आपको गलत नंबर बता रहा हूँ। मेरी सरजनिश भी की है हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने कि आपको हम नंबर कोई और बताते हैं, आप आगे जाकर कोई और ले लेते हैं, तो मेरी उनसे माजरत। मैंने 0.98 कहा था, 0.98। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये 0.98 नहीं है, ये 0.92 है जो गवर्नमेंट ने खुद नंबर जारी किया है। तो आज जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.92 है जो इमरान खान के ज़माने में 6% प्लस था। अब हमें ये समझ नहीं कि ये डिफ़ॉल्ट कहाँ से आ गया। इमरान खान के ज़माने में तो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा था, पाकिस्तान ऊपर जा रहा था। तो पहले 2022 में इन्होंने हुकूमत ली, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराया या डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचाया। याद कीजिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अपना बयान कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट करना नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। पहले इन्होंने एक चलते फूलते फलते मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराया, ये 2022 की बात है। फिर 2023 में भी इनके बकौल डिफ़ॉल्ट ही रहा और अब 2024 में इन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में से बचा लिया। तो 2022, 2023, 2024 तीनों साल इन्हीं की हुकूमत रही। तो फिर ये किसने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और करवा लिया? मतलब पहले आप खुद ही डिफ़ॉल्ट कराएंगे और फिर बचाएंगे और फिर उसकी दाद भी वसूल करेंगे। कौन लोग हो? तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से इनके दिमाग में अकल नाम की कोई बात नहीं है और ये समझते ये हैं कि अवाम भी बेवकूफ़ है। अब आगे आपके सामने रखते हैं, ये जो जीडीपी की शरह है ना इस वक्त 0.92, ये 1952 से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल अभी बना था 1947 में, कोई इदारा अभी नहीं बना था, कोई एक नया मुल्क बना था। हिंदुस्तान ने काफ़ी सारा पैसा भी जो बनता था कुछ नहीं दिया था, कुछ दे दिया था। तो वो साल थे 1951, 1950, 1952 जब पाकिस्तान में ये हालात थे 0.92 वाले। उसके बाद से लेके आज तक, मीन पाकिस्तान के बनने के बाद से लेके आज तक कभी इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस नहीं आई। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर है और सिर्फ एक फोरम के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो 64% कम हो गई है। उसके बाद हमने आपको बताया कि SIFC में जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो बिल्कुल नहीं आई। फिर हमने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि पिछले एक साल में, जी हाँ, पिछले एक साल में वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में 1,30,00,000 मजीद लोग, ये गौर से सुनिए नंबर, 1,30,00,000 मजीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए या मजीद गरीब हो गए। तो 1.25 करोड़ मजीद गरीबों का इजाफा किया गया है पाकिस्तान में, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है। फिर SIFC में जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो तो क्या आनी थी, हमने अब रेकोडेक के 15% शेयर्स बेच दिए हैं, कितने में, $54 करोड़ में। अब ये भी बहुत बड़ा एक स्कैम है, स्कैंडल है, क्योंकि जिस रेकोडेक को ना करने, सिर्फ ना करने का जुर्माना 6.5 अरब था, उसके 15% शेयर 54 करोड़ के। दिमाग मानता है ये लग रहा है कि ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं और या फिर अपनी किकबैक्स लेंगे या कुछ और करेंगे। वरना जिस प्रोजेक्ट को करने ना करने का सिर्फ जुर्माना 6.5 अरब हो, उसके 15% शेयर्स को आप $54 करोड़ में कैसे बेच सकते हैं। खैर, फिर हमें बताया गया कि नहीं, अब हमने बंजर ज़मीनें आबाद करनी, हमने ज़राअत में जाना है, तो हम उसकी भी आपको खबरें दे चुके हैं। किन्नू हम 9वें नंबर पर थे दुनिया में प्रोडक्शन में, आज 20वें नंबर पर हैं। ज़राअत पिछले साल किसानों ने 6.5 मिलियन एकड़ गंदम काश की थी, इस साल 12 मिलियन एकड़ है सिर्फ, क्योंकि उनकी गंदम बर्बाद कर दी थी। गन्ना 1 महीने से ज़्यादा हो गया, क्रशिंग शुरू हुए, उनका ना रेट तय किया गया किसानों का, वो मारे मारे फिर रहे हैं, ना पूरा तुल रहा है, ना कोई ख़रीद रहा है, ना रेट दे रहा है, ना उन्हें पैसे मिल रहे हैं, जो कि पिछले 30-40 साल में वाहिद इमरान खान की हुकूमत में उन्हें एक वक्त आया था कि उन्हें ये चीज़ें मिली थी। तो फिर उसके साथ साथ आने वाला साल है उसमें हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी शायद ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर ट्रंप ने जो ब्रिक्स के साथ उनका मसला बना हुआ है टैरिफ का, उसके ऊपर ट्रंप साहब ने काम शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया में अब जितने भी मुहक्किकीन हैं वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन का एक नया रेला आएगा। तो इसमें तो पाकिस्तान के लिए और मसले खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ हाफिज़ और शहबाज शरीफ जैसे तोहफे चौधरी ने हमें। इस तकरीर में शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि जो इश्तराक इस वक्त, जो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन हम आहंगी पाकिस्तानी फ़ौज की, जनरल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की है, ये तारीख में मैंने पहले नहीं देखी। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन अब है वो तारीख में पहले नहीं देखी, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। और यही लोग हमें कहते थे PTI की हुकूमत में कि जितना साथ
पीटीआई की हुकूमत का फौज दे रही है, इतना साथ अगर कभी हमारा दिया होता तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते। तो अब तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं, ये बयानियां आप बेचते थे हमारी हुकूमत के ज़माने में, अब तो आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि जो इश्तराक जनरल आसिम मुनीर साहब का या रिश्ता या कनेक्शन आपके साथ है वो पहले कभी नहीं रहा, आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक पहले पीटीआई के ज़माने में भी नहीं रहा। तो फिर ये जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ, तबाही की दास्तान सारी की सारी, और पेट्रोल भी आपने कल ही महंगा किया, बाकी भी तबाही कर दी आपने हर चीज़ की, तो फिर ये इश्तराक का ही नतीजा है। ये जो आप कहते थे कि पीटीआई के साथ जो फौज का तावन है हमें मिलता तो हम ये क्या करते, लेकिन अब तो आप खुद कह रहे हैं कि नहीं हमें उससे भी ज़्यादा तावन मिल गया है। तो फिर इसका मतलब है कि आपने अकेले ये बेड़ा गर्क नहीं किया, आप इसकी जिम्मेदारी डाल भी रहे हैं और डालनी चाहिए भी जनरल आसिम मुनीर पर भी। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ जो कुछ सामने आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये अचीवमेंट्स आपकी और उनकी इकट्ठी हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमें पिछले 70-77 साल में ये बताया गया कि बस सिविलियन ही जो है ना, वो ही मिलिट्री डिक्टेटर्स तो बड़े बड़े आप ज़हीन होते हैं, वो तो बड़ा काम करते हैं, ये सिविलियन लीडर ही ने कम है। तो इसका मतलब, और हमें अगर मौका मिले तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। इसका मतलब है कि आपको तो मौका मिला, तो आपके हाथ की गवर्नमेंट है, बल्कि आप ही गवर्नमेंट हैं, आगे तो चेहरे हैं शहबाज शरीफ के। तो इसका मतलब है कि अकेले शहबाज शरीफ की ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये आप सबकी मिलकर परफॉर्मेंस है, और पाकिस्तान को हमने यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।